सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो मेरे दोस्त जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को हमेशा कुछ न कुछ बेहतरीन और शानदार सिखाने का प्रयास करता हूं। आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है गति के समीकरण के बारे में, जिस समीकरण को विद्यार्थी सब देखकर ही छोड़ देते हैं और उसका हवा टाइट पहले ही हो जाता है। लेकिन आज का यह वीडियो देख लेने के बाद मैं आपको पूरा 100% भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप YouTube पर सभी जगह पर वीडियो देख देख करके थक गए हैं तो एक बार मेरे वीडियो को भी जरूर देखिए। आप इतना टाइम बर्बाद किए ही है तो आज जानबूझ करके थोड़ा और टाइम बर्बाद कीजिए। मैं आपको पूरा 100% भरोसा दिलवाता हूं कि आपको यह वीडियो देखने के बाद भविष्य में कभी भी गति के समीकरण के लिए दोबारा वीडियो नहीं देखना होगा। तो वीडियो में बने रहिए। जिस समीकरण को देखकर विद्यार्थी अचंभित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इस समीकरण को हम कैसे प्रूव करेंगे। आपको लगता होगा किस समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त थंबनेल पर आपको पता लग गया होगा। v बराबर में u प्लस ए टी जो गति का प्रथम समीकरण होता है, s बराबर में u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो गति का द्वितीय समीकरण होता है, और v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2as जो गति का तृतीय समीकरण होता है। तो आज के इस वीडियो में हम शुद्ध देहाती स्टाइल में, पूरे गमछाधारी स्टाइल में आपको बताने का प्रयास करेंगे और आपको 100% समझ में आएगा। हाँ तो मेरे दोस्त चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल को ऐसे हॉरिजॉन्टल मोड में रख लीजिए ताकि आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट में किसी प्रकार का कमी महसूस नहीं हो। अगर आपको किसी प्रकार का कमी वीडियो में लग रहा है तो आप बेहिचक कमेंट कीजिए, क्योंकि हम भी यहाँ पर सीख ही रहे हैं और आपको कुछ सिखा पा रहे हैं। तो वीडियो में अगर किसी प्रकार का कमी है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो से हम उस गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम कुछ नया यहाँ पर शुरुआत ही किए हैं। अगर आप लोगों के एक प्यार भरा कमेंट मिल जाए तो उससे हमको कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं मेरे दोस्त। तो आपको हेडिंग में लगा लेना है गति का समीकरण, क्योंकि इससे पहले हम लोग सभी टॉपिक पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं और आज के इस वीडियो के बाद यह चैप्टर जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम इससे अगले दिन आपके लिए कुछ प्यार भरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर करके आप आसानी से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा, या आप अपने स्कूल के अर्धवार्षिक परीक्षा हो, अभी फिलहाल 24 तारीख को आपका परीक्षा भी शुरू होने वाला है, तो उस परीक्षा में भी आप बैठिएगा तो वो न्यूमेरिकल प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं और आप आसानी से बना सकते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में चैप्टर के समाप्ति के बाद आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक नया सीरीज लाएंगे, जिसको आप जरूर देखिएगा। तो चलिए मेरे दोस्त आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको हेडिंग में लगा लेना है गति का समीकरण। हेडिंग में लगाइए मेरे दोस्त गति का समीकरण। गति का समीकरण आपको हेडिंग में लगा लेना है गति का समीकरण। इसको अंग्रेजी में कहेंगे मेरे दोस्त मोशन ऑफ इक्वेशन। मोशन ऑफ इक्वेशन हेडिंग में लगाइए गति का समीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे मेरे दोस्त मोशन ऑफ इक्वेशन। अब देखिए, महान भौतिकविद सर आइजक न्यूटन साहब के द्वारा जो है गति का 3 समीकरण दिया गया था। उसके द्वारा जो है गति का 3 नियम भी दिया गया था, जो आपको आगे पढ़ना है जब हम लोग बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको गति के समीकरण के बारे में पढ़ना होगा। गति के 3 समीकरण होते हैं, तो आपको याद रखना है कि गति के 3 समीकरण होते हैं। गति यानी कि मोशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि गति के 3 समीकरण होते हैं। याद रखिए आप, गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं, यह बात आपको याद रखना है। अब 3 समीकरण क्या क्या होता है इसके बारे में भी मेरे दोस्त जान लीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि आपके लिए यह काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, पहला समीकरण जो होता है मेरे दोस्त, v बराबर में u प्लस में होता है ए टी। दूसरा समीकरण मेरे दोस्त होता है यहाँ पर s बराबर में u टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण जो मेरे दोस्त यहाँ पर होता है v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर
प्लस में 2as। पहला समीकरण क्या होता है मेरे दोस्त, v बराबर में u प्लस में at, s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2as। तो गति का यह तीन समीकरण आपको याद रख लेना है, रट लेना है, चाहे आप जो कीजिए, लेकिन यह तीन समीकरण आपको भविष्य में कभी भी साथ छोड़ने वाला नहीं है। अगर आप साइंस लेकर के आगे पढ़ाई करेंगे तो 11th में यह सब आपको, अभी तो फिलहाल हम बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सहायता लिए बिना हम आपको यह प्रूव करके दिखा देंगे, लेकिन अब जब आप क्लास 11th में जाइएगा तो वही समीकरण को आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के दुनिया में ले जाकर के काफी जरा हार्ड बना करके आपको समझाया जाता है। फिलहाल आप बिना डिफरेंशिएशन और बिना इंटीग्रेशन के सहायता से इसको कैसे प्रूव कीजिएगा, यानी कि समाकलन और अवकलन के सहायता लिए बिना इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। देखिए पहला समीकरण क्या होता है मेरे दोस्त, v बराबर में u प्लस at, दूसरा समीकरण आपको याद रखना है s बराबर में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण आपको याद रखना है v स्क्वायर बराबर में होता है u स्क्वायर प्लस में 2as। यही जो है गति का तीन समीकरण होता है। अब गति के समीकरण किसको कहेंगे मेरे दोस्त, यानी कि मोशन ऑफ इक्वेशन किसको कहेंगे, तो देखिए vu यानी कि प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और साथ में समय और त्वरण के साथ में जो संबंध बताया जाता है उसी को मेरे दोस्त कहते हैं गति का समीकरण। सबसे पहले हम बताए थे वेग के बारे में कि वेग जब भी होगा यानी कि वेलोसिटी, तो दो वेग होगा, एक होगा प्रारंभिक वेग जिसको कहते हैं मेरे दोस्त इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जिसको u से सूचित किया जाता है, और एक होता है प्रारंभिक यानी कि अंतिम, प्रारंभिक वेग को कहते हैं u, और अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से सूचित करते हैं मेरे दोस्त। तो इनिशियल वेलोसिटी को u से सूचित करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v से सूचित करेंगे, और आपको हम बता दिए थे कि त्वरण यानी कि त्वरण एक्सीलेशन को हम लोग a से सूचित करते हैं और समय को t से सूचित करते हैं। तो गति के समीकरण में हमको क्या किया जाता है, यही चारों के बारे में जो संबंध बताया जाता है u, a, t और v के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है मेरे दोस्त, उसी को कहते हैं गति का समीकरण। और गति के तीन समीकरण होते हैं मेरे दोस्त, v बराबर में u प्लस at, s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2as। तो आज के इस वीडियो में हम तीनों समीकरण को एक एक करके प्रूव करके आपको बताने वाले हैं, और एक एक समीकरण पर जो है आपको भर भर के प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम तीनों समीकरण को प्रूव करके आपको बताएंगे, अर्थात साबित करके बताएंगे कि किस प्रकार से v बराबर में u प्लस at होता है, किस तरह से s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और किस तरह से v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो देखिए चलिए सबसे पहले आपको हेडिंग में लगा लेना है गति का प्रथम समीकरण। सबसे पहले आप हेडिंग में लगाइए गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण आपको हेडिंग में लगा लेना है मेरे दोस्त। इसको अंग्रेजी में कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हेडिंग में लगा लीजिए मेरे दोस्त गति के प्रथम समीकरण यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पूरा डिटेल में बताएंगे, एक एक बात को आपके समक्ष रखेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का परेशानी का सामना न करना पड़े। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है मेरे दोस्त, अभी हम आपको बताए यह जो होता है v बराबर में u प्लस at, यह होता है गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर में u प्लस में at मेरे दोस्त। अब देखिए इसमें आखिरकार ये v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, यह आपको ऑलरेडी पता होगा। यहां पर आपको एक बार पुनः हम लिख करके बता देते हैं, जहां v बराबर में होता है u प्लस में, सॉरी यहां पर v बराबर में क्या होता है अंतिम वेग, v बराबर होता है मेरे दोस्त अंतिम वेग जिसको कहते हैं मेरे दोस्त फाइनल वेलोसिटी। u बराबर होता है यहां पर प्रारंभिक वेग, u बराबर क्या होता है तो प्रारंभिक वेग होता है जिसको मेरे भाई कहते हैं यहां पर इनिशियल वेलोसिटी। तीसरा है यहां पर a को क्या कहेंगे एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, और उसके बाद आपको जानना है t के बारे में, तो ऑलरेडी आपको पता होगा, इसको कहते हैं मेरे दोस्त समय यानी कि टाइम। तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है v बराबर में u प्लस में at,
जहां पर u क्या होता है, u क्या होता है यहाँ पर प्रारंभिक वेग, v क्या होता है अंतिम वेग, a क्या होता है तो त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, और t क्या होता है मेरे दोस्त समय होता है। इन तीनों के बीच में जो संबंध बताया जाता है उसी को कहते हैं गति का प्रथम समीकरण। अब इसको साबित कैसे करेंगे मेरे दोस्त, तो फिलहाल इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको साबित करके बताते हैं गति का प्रथम समीकरण। हाँ तो मेरे दोस्त चलिए हेडिंग में लगाइए गति का प्रथम समीकरण, तो आप हेडिंग में लगा लिए होंगे। साबित कैसे करेंगे इसके बारे में समझिए। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इस तरह से, कुछ प्रश्न रहेगा कि साबित करें या सिद्ध करें, कहेगा साबित करें या सिद्ध करें, साबित करें v बराबर में u प्लस में at। यह समीकरण को आपको कहेगा प्रूव करने के लिए, या गति के प्रथम समीकरण को लिख करके सिद्ध करें, यह भी पूछ सकता है आपको एग्जामिनर साहब। देखिए साबित कैसे करेंगे, साबित करने के लिए आपको एकदम सिस्टमैटिक तरीका से यहां पर लिखना है सॉल्व। अब देखिए मेरे दोस्त, एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे त्वरण का, त्वरण के फॉर्मूला पर ही हम इसको प्रूव कर देंगे, एकदम 2-3 लाइन में इसको प्रूव कर देंगे, ज्यादा लाइन नहीं समझना है, ज्यादा झमेला भी नहीं उठाना है, 2-3 लाइन में हम इसको कैसे प्रूव करते हैं ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए त्वरण का जो हम फॉर्मूला बताए थे आपको, त्वरण बराबर, त्वरण अर्थात ए बराबर में फॉर्मूला आपको क्या बताए थे हम, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और बटा में बताए थे हम आपको समय। यानी त्वरण का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, वेग में परिवर्तन बटे में समय। वेग में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, अंतिम वेग में से क्या कीजिए, प्रारंभिक वेग को घटा दीजिए। जब ये मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है, जब यह वस्तु चल करके यहां से लेकर के यहां तक जाएगा, ए मान लीजिए कोई वस्तु है, बी तक उसको जाना है, जहां पर कोई वस्तु खड़ा है उसको कहेंगे प्रारंभिक वेग, और अंतिम छोर तक जाएगा उसको कहेंगे मेरे दोस्त अंतिम वेग। अब वस्तु को यहां से लेकर के यहां तक जाना है तो कुछ ना कुछ समय लगेगा, यानी कि t समय यहां पर लगेगा उसको एक छोर से जाने में दूसरे छोर तक। तो यह हो गया प्रारंभिक वेग, यह हो गया अंतिम वेग, यहां से लेकर के यहां तक जाने में उसको कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ही मेरे दोस्त। अब देखिए त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे में समय। मेरे दोस्त वेग में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं a बराबर में वेग में परिवर्तन यानी कि अंतिम वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा देना है, यानी कि v माइनस में हो जाएगा u और बटे में समय, जिसको सांकेतिक फॉर्म में हम लिखते हैं t, यहां पे लिखेंगे t। मेरे भाई यहां पर समझिए बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 तो रहता ही है। अब यहां पर समीकरण का रूल फॉलो कर दीजिए जो आपको ऑलरेडी आता होगा क्योंकि आप क्लास 9th के विद्यार्थी हैं। अब क्या करना है, t को जब a से गुना कीजिएगा मेरे दोस्त तो यहां पर हो जाएगा at बराबर में 1 को v से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा v, 1 को u से गुना कीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा u। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा बात समझिए, हमको निकालना है v का मान, तो हम क्या करेंगे, या u को इस साइड ला लीजिए, v को वैसे ही रहने दीजिए। अब यहां पर हो जाएगा at, अब u जो है इस साइड में माइनस में, जब बराबर के इस साइड इसको हम लाएंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा यहां पर आकर के प्लस में, यानी प्लस में u बराबर में हो जाएगा v। इसी को सीधा करके मेरे भाई यहां पर लिख लीजिए v बराबर में u प्लस में at। बस यही तो हमको प्रूव करना था। देखिए काफी शानदार तरीका से, काफी आसान तरीका से हम 2-3 लाइन में लिख करके मात्र एक फॉर्मूला का यूज किए और पूरा प्रूव हो गया, v बराबर में u प्लस at। अब यहां पर आपको लिख देना है प्रूव। तो इस तरह से आप एग्जाम में प्रूव कर दीजिएगा गति के प्रथम समीकरण को। त्वरण का फॉर्मूला लिखिएगा वेग में परिवर्तन बटा में समय। वेग में परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाइए, यानी v में माइनस में u बटे में कर देंगे t at। अब यहां से a को t से गुना कीजिए, at बराबर में 1 को दोनों से गुना कीजिएगा तो v माइनस u। अब उसके बाद at और यहाँ पर माइनस u को इस साइड में ला लीजिए तो हो जाएगा प्लस में u बराबर में v, और v बराबर निकल जाएगा u प्लस at। इस तरह से आप काफी शानदार तरीका से इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आगे क्लास 11th में जाइएगा तो वहां पर आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, क्योंकि वहां पर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के दुनिया में ले जाकर के इसको प्रूव करेंगे। तो आपको वहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन और अवकलन सीखना ही होगा। फिलहाल आप इससे काम चलाइए, इसी से आपको न्यूमेरिकल प्रश्न बन जाएंगे, और वहां पर भी जब जाइएगा इसी समीकरण से आपको यही सब करके न्यूमेरिकल प्रश्न बनाना होगा। लेकिन आपको सिद्ध करने का तरीका, क्योंकि आप स्टैंडर्ड क्लास में चल जाइएगा वहां पर, तो आपके नॉलेज में भी स्टैंडर्ड दिखना चाहिए।
तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम गति के सेकंड समीकरण के बारे में बात करेंगे। हाँ तो मेरे भाई चलिए अब बात करेंगे हम गति के सेकंड समीकरण यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है एस बराबर में यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हेडिंग में लगाइए गति के द्वितीय समीकरण। आपको हेडिंग में लगा लेना है गति के द्वितीय समीकरण। हेडिंग में लगाइए गति के द्वितीय समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ यानी कि मोशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन, मोशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन। गति के द्वितीय समीकरण हेडिंग में लगा लीजिए मेरे दोस्त। मोशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन आपको हेडिंग में लगा लेना है। गर्मी काफी ज्यादा है इसीलिए हम यहाँ पर गमछा लगा लिए हैं ताकि पसीना पोंछते रहे, लेकिन आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। गति के द्वितीय समीकरण आपको हेडिंग में लगा लेना है मोशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए मेरे भाई, अब इसको कैसे समझेंगे। गति का जो सेकेंड इक्वेशन होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से, एस बराबर में यू टी और प्लस में होता है हाफ ए टी स्क्वायर। यह 1/2 जो है इसको साइंस में आप जब भी पढ़िएगा तो हाफ पढ़िए, हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे दोस्त यहां पर भी आपको समझना है, जहां बाद बाकी के बारे में तो आप जानते ही है, फिर एस के बारे में नहीं जानते होंगे। जहां एस जो होता है यहां पर दूरी होता है, दूरी यानी कि विस्थापन। दूरी यानी कि क्या होता है मेरे दोस्त, विस्थापन होता है। एस क्या होता है यहाँ पर, दूरी होता है। बस इतना बात आपको समझना है। यानी आपको जब भी प्रश्न दिखेगा दूरी निकालने हेतु तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, एस बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहां एस बराबर होता है दूरी, यू बराबर आपको ऑलरेडी पता होगा यहां पर यू बराबर क्या होगा, प्रारंभिक वेग। यू बराबर होता है प्रारंभिक वेग, और उसके बाद टी बराबर ऑलरेडी पता होगा आपको होता है समय, और यहां पर ए बराबर ऑलरेडी आपको पता होगा त्वरण होता है। तो एस बराबर दूरी होता है, यू बराबर प्रारंभिक वेग, और यहाँ पर टी बराबर समय, और ए बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, तो त्वरण होता है। ये तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा। अब देखिए परीक्षा में आपको पूछा जाएगा, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि गति के द्वितीय समीकरण को साबित करें, या पूछा जाएगा कि साबित करें या सिद्ध करें एस बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन लिखना है साबित करें एस बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम फिलहाल इसको मिटा देते हैं और प्रश्न जो आपको पूछा जाता है वह लिखते हैं। यहाँ पर हेडिंग में लगाइए, क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा साबित करें एस बराबर में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। यह आपको साबित करने के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में मेरे दोस्त, और काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। यह 5 नंबर में जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में आपसे पूछेगा कि साबित करें कि एस बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो होता है कैसे। देखिए इसके लिए आपको 2 फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी, और 2 फॉर्मूला के सहायता से, 2 सूत्र के सहायता से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। जो हम पिछले वीडियो में हम उन सभी फॉर्मूला के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। देखिए 2 फॉर्मूला आपको जानना होगा। पहला फॉर्मूला जानना होगा मेरे दोस्त औसत वेग। औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त वो होता है प्रारंभिक वेग प्लस में अंतिम वेग और बट्टे में 2 से भाग लगा लीजिए, यानी कि u प्लस में v और बट्टे में होता है 2। पहला यह फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, u प्लस में v बट्टे में 2। दूसरा फॉर्मूला मेरे दोस्त क्या याद रखना होगा, एक और औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है, एक और होता है औसत वेग का फॉर्मूला मेरे दोस्त v बराबर में s बट्टे में t। दूसरा क्या होता है फॉर्मूला, v बराबर में s बट्टे में t होता है। v बराबर में क्या होता है, s बट्टे में t। अब देखिए यही दोनों फॉर्मूला के सहायता से हम गति के द्वितीय समीकरण को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। फिलहाल यह दोनों फॉर्मूला रट लीजिए, याद कर लीजिए। 2 चीज याद कीजिए, पूरा हंगामा मचा करके आप रख दीजिएगा गति के द्वितीय समीकरण में। औसत वेग बराबर u प्लस में v बट्टे में होता है 2, और औसत वेग का एक और फॉर्मूला होता है s बट्टे में t। यही 2 फॉर्मूला के सहायता से आप धजिया बिगाड़ दीजिएगा गति के द्वितीय समीकरण। अब देखिए लिखना है यहां पर आपको सॉल्व
फॉर्मूला लगाना है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा दर्शा दीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु ए है, ए को जाना है यहाँ बी तक, जहां से चलना शुरू करेगा उसको कहेंगे मेरे दोस्त ए, जहां पर चल कर जाएगा उसको कहेंगे भी, और यहां से लेकर के यहां तक जाएगा तो इसको टी समय तो लगेगा ही, और यहां से यहां तक जाएगा तो उसको कुछ दूरी तय करना होगा, तो इसको हम कहेंगे दूरी यानी कि एस। यहां से यहां तक जाएगा तो वह पूरा कुल दूरी जो तय करेगा उसको कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर एस कहेंगे, उसको क्या कहेंगे तो एस कहेंगे। अब देखिए फिलहाल समझिए एस बराबर में क्या होता है, यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर होता है। अब देखिए यहां पर दो फॉर्मूला लगाना है। पहला फॉर्मूला क्या लगाइएगा यहाँ पर, औसत वेग। औसत वेग यानी कि v बराबर में फॉर्मूला होता है प्रारंभिक वेग यानी कि u, अंतिम वेग यानी कि v और बट्टे में 2। इसको मान लीजिए मेरे दोस्त यहाँ पर समीकरण फर्स्ट। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, पुनः va बराबर में यानी कि औसत वेग बराबर एक और फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टे में समय यानी कि s बट्टे में t। यह होता है दूसरा फॉर्मूला। अब क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण दोनों से काम चलाना शुरू कीजिए। अब यहां पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है यहां पर दिया हुआ, देखिए समीकरण फर्स्ट में भी यहां पर भी है और समीकरण सेकेंड में भी यहां पर भी है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में भी दिया हुआ है और समीकरण सेकेंड में भी दिया हुआ है, तो यहां पर दोनों भी तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा जब भी हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को बराबर करेंगे तो भी से भी कैंसिल हो जाएगा, बच गए यहाँ पर u प्लस बी बट्टे 2 और इधर बच गया s बट्टे टी। डायरेक्ट हम आगे बढ़ा देते हैं, यानी बचा हुआ पार्ट क्या बच गया यहाँ पर s बट्टे में टी बराबर में समीकरण फर्स्ट में बच गया यहाँ पर u प्लस बी और बट्टे में 2। अब आगे हम जैसे जैसे आपको प्रोसेस बताते हैं आप एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो वैसे ही प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, उसके बाद p को बराबर के उस साइड भेज देना है। जब ये भाग में है उस साइड जाएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी s बराबर में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा t और इनटू में u प्लस में v और बट्टे में हो जाएगा 2। ऐसे ही प्रोसेस बाय प्रोसेस आप बनाते चलिए। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, पुनः s बराबर में आपको हम गति का प्रथम समीकरण क्या बताए थे कि v बराबर में क्या होता है u प्लस में at। देखिए यहां पर चकमा आपको लगने वाला है, v बराबर में क्या होता है u प्लस में at। तो जहां पर आपको v दिख रहा है वहां पर u प्लस at बैठा दीजिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि v बराबर में u प्लस at होता कैसे है। तो जहां जहां v है एक ही जगह तो v है, ये है v की जगह पर आपको u प्लस at बैठा देना है। अब देखिए यहां पर लिखेंगे t और ब्रैकेट के अंदर में u प्लस में v के जगह पर बैठा देना है u प्लस में at। ई वाला v के बदला में हम यहां पर बैठा दिए u प्लस में at और बट्टे में 2 है तो 2, बस काम खत्म। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, s है तो s को रहने दीजिए इसे s बराबर में। अब t है तो t रहने दीजिए। अब देखिए एगो u और एगो u, क्या गो u हो गया तो 2 ठो u हो गया, यानी यहां पर हो गया यहाँ पर 2u और प्लस में at है तो प्लस में at और बट्टे में यहाँ पर 2 दिया हुआ है। अब मेरे भाई आप आगे 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 आपको क्या करना है, पुनः लिखना है s बराबर में। अब t से ब्रैकेट के अंदर में सभी में गुना कर देना है, यानी t से 2u में गुना कीजिएगा मेरे दोस्त तो हो जाएगा यहाँ पर 2ut प्लस में t से at में गुना कीजिएगा तो a को तो वैसे ही रहने देंगे। अब t से जब t में गुना कीजिएगा मेरे भाई तो यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर यानी at स्क्वायर और बटे में ऑलरेडी यहाँ पर 2 दिया हुआ है। बटे में कितना दिया है मेरे दोस्त, तो 2 दिया हुआ है। अब देखिए 2 जो है 2ut के बट्टे में भी 2 है और यहाँ पर at स्क्वायर के बट्टे में भी 2 है, यानी दोनों के बट्टे में यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो इसको अलग अलग यहाँ पर कर लीजिए, क्या इसमें झमेला रखना है। s बराबर में क्या करना है, 2ut के बट्टा में भी 2 लगा देना है और प्लस में at स्क्वायर के बट्टा में भी 2 लगा देना है। कुछ इस तरह से आपको कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में भी 2 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों को कटा दीजिए डायरेक्ट, दोनों को कटा करके हटा दीजिए। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिखिए। अब यहाँ पर आपको लिखना है s बराबर में ut और प्लस में यहाँ पर at स्क्वायर और बट्टा में 2। मेरे भाई ये 2 को अलग कीजिएगा तो आ जाएगा हाफ at स्क्वायर, वही तो प्रूव करना था। आगे में कुछ नहीं तो 1 तो रहता ही है। अब इसको अलग से लिख लीजिए इसे s बराबर में, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको, हम इधर लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसको अलग से लिख लीजिए यहाँ पर s बराबर में
यू टी, इसको अलग करके लिख दीजिए प्लस में, आगे में कुछ नहीं तो 1 तो रहता ही है, नीचे में 2 ऑलरेडी है, तो हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो मेरे दोस्त प्रूव करके लाना था। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो काफी शानदार तरीका से हम इसको भी प्रूव कर चुके हैं, और यहाँ पर लिख देना है आपको प्रूव्ड। तो काफी शानदार तरीका से हम गति के सेकंड इक्वेशन को भी प्रूव कर चुके हैं, और आपके परीक्षा में यह काफी बार पूछा भी जाता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बेहतर भविष्य के लिए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम गति के तृतीय समीकरण के बारे में बात करेंगे। हाँ तो मेरे दोस्त चलिए अब बात करेंगे गति के तृतीय समीकरण यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं क्योंकि आपको इसे ऑलरेडी पता होगा। v बराबर में क्या होता है अंतिम वेग, u बराबर में प्रारंभिक वेग, a बराबर में त्वरण, t बराबर में समय। ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा, हम हर एक समीकरण में आपको बताते ही है। डायरेक्ट आपको हेडिंग में लगाइए गति के तृतीय समीकरण, या लिखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, साबित करें v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2as। प्रश्न आपको क्या लिखना है, साबित करें v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2as। यह जो है मेरे भाई यहाँ पर गति का तृतीय समीकरण है, जहां पर v क्या है मेरे दोस्त, इसको कहेंगे अंतिम वेग, इसको कहेंगे प्रारंभिक वेग, a को कहेंगे त्वरण, और यहाँ पर s को कहेंगे विस्थापन अर्थात दूरी। विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी, और यहाँ पर दूरी क्या होता है, जो किसी भी वस्तु द्वारा कुल तय किया गया रास्ता होता है उसको हम लोग कहते हैं दूरी, और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। साबित करें v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको भी प्रूव करने के लिए वही आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, वही औसत वेग का और दूसरा होता है वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटा में जो समय होता है। दर्शा करके दिखा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, उस वस्तु को जो है यहाँ a से लेकर के b तक जाना है, ए से लेकर के बी तक जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ही मेरे दोस्त, यानी यहां से लेकर के यहां तक जाने में उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा। जहां पर कोई वस्तु चलना शुरू किया उसको कहेंगे प्रारंभिक वेग, और जिस छोर तक जो है वह पहुंच गया उसको कहेंगे अंतिम वेग। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर इसको भी प्रूव्ड किस तरह से हम शानदार स्टाइल में करते हैं। आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। देखिए आपको यहाँ पर पुनः लिखना है सॉल्व, और काफी शानदार और बेहतरीन तरीका से हम आपको यह सिद्ध करके बताते हैं अभी जस्ट। वही फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहला औसत वेग का फॉर्मूला, औसत वेग। वहां पर आपको 2 समीकरण की आवश्यकता पड़ा था, यहाँ पर हम 3 इक्वेशन आपको बता करके झटाक से और फटाक से इसको हम प्रूव कर देंगे। औसत वेग का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, VAB बराबर होता है क्या मेरे भाई, प्रारंभिक वेग प्लस में अंतिम वेग और बटे में होता है 2, यानी कि u प्लस v बटे 2। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण फर्स्ट। दूसरा आपको फॉर्मूला याद रखना है, औसत वेग बराबर पुनः va बराबर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर s बटे में t होता है, यानी विस्थापन बटे समय। इसको मान लेना है समीकरण 2। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से तुलना कीजिए। अब जब ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को बराबर करेंगे, यहां पर भी v है, यहां पर भी v है, दोनों भी खत्म। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से। मेरे भाई यहां पर क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट में भी मेरे दोस्त यहाँ पर भी ए भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी VA है। ए बी क्या दिया हुआ उसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, यही ए बी को हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं। ए बी को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, यहाँ पर भी भी है, यहाँ पर भी भी है, दोनों भी हो जाएगा खत्म। बचा हुआ पार्ट है यहाँ पर s बटे में t, तो यहाँ पर लिखेंगे s बटे में t, और बराबर के उस साइड में बचा हुआ है u प्लस में v बटे में 2। जैसे आगे हम आपको प्रोसेस बताए थे, किस तरह से आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस चलना है ताकि आपको आसानी से गति का थर्ड समीकरण प्रूव हो जाए। देखिए आगे आपको क्या करना है, जगह काफी आगे कम है इसलिए हम थोड़ा इधर घिसक गए हैं। आप अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो सिस्टमैटिक ढंग से एकदम सीरियली रूप से जो है सजा करके बनाइएगा। किसी भी क्वेश्चन को बनाइए, चाहे मैथमेटिक्स में आप बना रहे हो, चाहे आप फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल प्रश्न सॉल्व कर रहे हो, सबको एकदम सिस्टमैटिक ढंग से आप सीरीज कॉम्बिनेशन तरीका से आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। यहाँ पर क्या करना है, टी को उस साइड भेज देना है, यहाँ पर है भाग में, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी कि s बराबर में हो जाएगा t इंटू में u प्लस में v और बट्टे में 2। मेरे दोस्त यहीं पर आपको यहाँ पर मान लेना है इसको समीकरण 3, बस
यही प्रोसेस विद्यार्थी सब गलती कर देते हैं और उसको हार्ड लगने लगता है। सब हार्ड है, ये पूरा हलवा चीज है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। क्या करना है, यहीं पर इसको समीकरण 3 मान लेना है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, गति के प्रथम समीकरण में जो आप v बराबर में u प्लस at लिखे थे, तो यहां पर क्या करना है, गति के प्रथम समीकरण का रूल लागू कर देना है। अब आपको यहां पर क्या करना है, लिखना है गति के प्रथम समीकरण से। अब हम यहां पर लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। अब क्या करना है, आगे आपको गति के प्रथम समीकरण से प्रश्न को आगे की ओर बढ़ाना है। अब देखिए मेरे भाई, गति का प्रथम समीकरण होता क्या है, तो गति का प्रथम समीकरण है v बराबर में u प्लस में at। गति का जो प्रथम समीकरण होता है मेरे दोस्त, v बराबर में u प्लस में at होता है। अब देखिए यहां पर जो t को हम ऐसे ही छोड़े हैं ताकि हम यहां से t का मान निकाल करके यहां तक बैठा सके, इसीलिए हम t को वैसे ही छोड़े हैं। तो यह जो है प्रैक्टिस पर आधारित है, इसीलिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स के दुनिया में प्रैक्टिस काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए प्रैक्टिस को नजरअंदाज नहीं कीजिए मेरे दोस्त, प्रैक्टिस में लगे रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स और कोई भी न्यूमेरिकल प्रश्न हो, अगर आप उसको प्रैक्टिस करना छोड़िएगा तो वो आपको पूरी तरह से छोड़ देगा। इसीलिए जब भी सवाल बनाइए या कोई सिद्ध उद्ध करने वाला प्रश्न होता है, बार बार 2 दिन पर 4 दिन पर उसको देखते रहिए, बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। 10 बार 12 बार 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 रिवीजन करेंगे आप, तो आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिक छप जाएगा और आप उसको कभी भी भविष्य में नहीं भूलिएगा। अगर भूलिएगा भी तो 1-2 बार देखने से खुद वो आपको पुनः आ जाएगा। अब देखिए v बराबर में u प्लस at है, यहां पर हमको t का मान निकाल लेना है। अब देखिए जब ये हम u को इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी v माइनस में हो जाएगा u बराबर में हो जाएगा at। मेरे भाई यहाँ पर t का मान हमको निकालना है। देखिए यहाँ पर हमको क्या मान, किसका मान निकालना है, तो t का मान निकालना है हमको यहाँ पर। तो t का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जब t का मान निकालना है तो ये वाला a जो है इस साइड में गुना में, जब ये इस साइड लाएंगे हम a को तो हो जाएगा ये भाग में, यहाँ पर हो जाएगा v माइनस में u और बट्टे में आ जाएगा a, बराबर में बच गया यहाँ पर t। तो आखिरकार हमको t का मान निकल ही गया, v माइनस में u और बट्टे में a। अब आपको क्या करना है, समीकरण 3 में t का मान रख देना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में आपको t का मान क्या करना है, तो रख देना है। समीकरण 3 क्या दिया हुआ है यहाँ पर, s बराबर में दिया हुआ है t इंटू में u प्लस में v बट्टे में 2। तो जहां पर आपको t दिख रहा है वहां पर उठा करके रख दीजिए v माइनस में u और बट्टे में t को। ई वाला पार्ट को यहाँ पर t के जगह पर आपको उठा करके रख देना है। बस जहां पर आपको t दिख रहा है वहां पर क्या कीजिए, देखिए t के जगह पर क्या करना है, यही वाला पार्ट उठा करके रख देना है। देखिए रख देते हैं कैसे हम, s बराबर में t के जगह पर क्या रखना है, v माइनस में u। हम यहाँ पर एक लाइन बढ़ा देते हैं ताकि आपको आगे यहीं पर इसी स्लाइड में प्रूव्ड हो जाए सभी सवाल। t के जगह पर क्या रखना है, v माइनस में u बटे में t, सॉरी यहाँ पर a। s बराबर में रख देना है t के जगह पर v माइनस में u और बट्टे में a, और यहाँ पर इंटू के अंदर में है ये है u प्लस में v बट्टे में 2। तो t के जगह पर v माइनस u बटे में a और u प्लस में v बटे में 2 दिया है। अब आगे आपको क्या करना है, देखिए इधर आगे आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, इसको अलग अलग लिख लीजिए। आगे आप क्या करना है, आप आगे देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। s बराबर में लिखना है यहाँ पर v माइनस में u और यहाँ पर है v प्लस में u, और बटे में क्या दिया हुआ है, 2 है। 2 को जब a से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा मेरे दोस्त 2a। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला तो आपको याद होगा, a माइनस में b और a प्लस में b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। यह फॉर्मूला आपको याद होगा, a प्लस में b और यहाँ पर a माइनस में b बराबर होता है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो बस इसी फॉर्मूला पर यहाँ पर प्रोसेस बाय प्रोसेस बैठा दीजिए इसको, यानी a माइनस में b, इसको मानिए a, इसको मानिए b, इसको मानिए a, इसको मानिए b, यानी a माइनस b और a प्लस b फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस रूप में आपको सजा देना है।
यहाँ पर लिखेंगे ऐसे बराबर में भी स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा मेरे दोस्तों यू स्क्वायर और बट्टा में 2a हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण का रूल फॉलो करना है। बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए 2a को जब s से गुना कीजिएगा या 1 को जब बी स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर और बराबर में 2a को जब गुना कीजिएगा s से तो हो जाएगा 2as। आपको निकालना है बी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस 2as। जब माइनस वाले पार्ट को बराबर के उस साइड में भेजिएगा तो माइनस वाला पार्ट हो जाएगा प्लस में। तो देखिए यहां पर निकालेंगे हम एकदम शानदार तरीका से, इसीलिए बी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर को जब उस साइड भेजिएगा तो यहां पर हो जाएगा प्लस में यू स्क्वायर और प्लस में 2as। यही तो हमको प्रूव करना था। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो काफी शानदार तरीका से हम गति के प्रथम समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण और गति के तृतीय समीकरण को एकदम शुद्ध एवं देहाती स्टाइल में प्रूव कर चुके हैं और आपको काफी शानदार तरीका से समझ में भी आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो में जरूर कमेंट करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर ही कमी रह गई होगी, क्योंकि हम पूरा अपनी तरह से समझाने का आपको प्रयास किए हैं। तो नहीं समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार देहाती और शुद्ध देहाती स्टाइल में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बच्चा भी इस वीडियो को उठा करके देखे तो उसको भी गति का तीनों समीकरण समझ में आ जाना चाहिए। तो मेरे दोस्त, चैप्टर को हम पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न लाएंगे जो इसी चैप्टर से आधारित होगा, जो आपके बोर्ड परीक्षा में सॉरी आपका 9th में तो बोर्ड परीक्षा होता नहीं है, स्कूल में भी होता है। अगर आप परीक्षा दीजिएगा तो भी आपको पास करके आगे बढ़ा दे दिया जाएगा वहां पर, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो घिसा फिसा पैटर्न चल रहा है, बहुत खराब विधि व्यवस्था है। 9th में भी विद्यार्थी को फेल करना चाहिए, तभी विद्यार्थी सब 9th को मन लगा करके पढ़ेंगे। कुछ विद्यार्थी क्या करता है, डायरेक्ट 10th का जो है तैयारी शुरू कर देता है। 9th में क्या दिया हुआ है सिलेबस का कोई अता पता उस विद्यार्थी को रहता ही नहीं है। और जब वही विद्यार्थी 11th क्लास में जाता है तो उसका दिमाग जो है पूरा भजिया हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता है। और बिना 11th का साइंस पढ़े 12th में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये पूरा गारंटी है। क्योंकि जो मेरे ऊपर बीता हुआ है उस बीते हुए पल को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो मेरे बात को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कीजिए, अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। 9th का भी एक एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भले ही 10th में एक भी टॉपिक आपको नहीं टकरा यहाँ से, लेकिन जब आप 11th में क्लास में जाइएगा तो पूरा 9th का ही टॉपिक उठा करके वहां पर डाल दिया गया है, बस थोड़ा डीप में जाकर के आपको पढ़ाया जाएगा। इसीलिए 9th क्लास को नजरअंदाज मत कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।